नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एसआईआर पर। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर तो वोटर फ्रेंडली है। इसी दौरान कोर्ट ने कहा कि बिहार को कमतर ना आंका जाए। प्रशासनिक सेवा में बिहार के लोगों का दबदबा है। आईएएस और आईएफएस में बिहार का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है। बिहार को बदनाम ना करें। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। पहचान पत्रों की संख्या बढ़ाने, नागरिकता प्रमाण और दस्तावेजों के सोर्स की विश्वसनीयता पर बहस हुई। कोर्ट ने आंकड़ों की स्पष्टता मांगी और कहा कि एसआईआर तो वोटर फ्रेंडली है। दरअसल सुनवाई के दौरान वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज कम लोगों के पास ही हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रशासनिक सेवा में यानी देश में सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इत्यादि विभागों में बिहार मूल के लोगों का दबदबा है। बिहार को ऐसे बदनाम ना करें। जिस तरह का पुअर ओपिनियन डॉक्टर सिंघवी ने आज पेंट करने की कोशिश की बिहार और बिहार वासियों के लिए, उसी का प्रत्युत्तर जो माननीय न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय में उनको जवाब देते हुए दिया कि बिहार के हर क्षेत्र में जो बिहार के लोग डोमिनेट करते हैं, आईआरएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, हर फील्ड में। यही नहीं, वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एसआईआर में मांगे गए 11 दस्तावेजों का जिक्र किया तो कोर्ट ने कहा कि एसआईआर में कुल 11 दस्तावेज मान्य हैं। 11 में से एक दस्तावेज मांगना गलत नहीं। एसआईआर वोटरों के खिलाफ नहीं है। मतदाता हितैषी है बिहार का एसआईआर। जस्टिस बागची ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हमें आपका आधार को बहिष्कार करने का तर्क समझ आ गया है, लेकिन अन्य दस्तावेजों की संख्या का मुद्दा वास्तव में मतदाताओं के अनुकूल है, उनके खिलाफ नहीं। उन दस्तावेजों की संख्या पर गौर करें जिसमें आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताने और बिहार को बदनाम ना करने की नसीहत देने के बाद बिहार का सियासी पारा हाई हो चुका है। राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच अब बयानबाजी तेज हो गई है। एसआईआर को जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फ्रेंडली बताया और बिहार को बदनाम ना करने की नसीहत दी, उस पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद इन लोगों की कलई बुरी तरह खुल गई है। अब ये कौन सा मुंह लेकर जनता के बीच जाएंगे? एनडीए नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। जो लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए बिहार की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वे जनता के सामने और न्यायपालिका दोनों के सामने। वहीं कांग्रेस के नेता अब भी तंज कसने से बाज नहीं आ रहे। अनजान पता, अनजान नाम, किसी के घर में किसी का नाम, सब कुछ वोटर फ्रेंडली है। यूपी के लोगों का बिहार के वोटर लिस्ट में नाम, सब कुछ वोटर फ्रेंडली है। बड़ा फ्रेंडली मैच चल ही रहा है इस देश में। जबकि आरजेडी के नेता एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बच बच के बोल रहे हैं। एसआईआर पर तो कोई विरोध ही नहीं था। एसआईआर तो पहले भी होते थे, लेकिन टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे थे। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 2 दिनों से सुनवाई चल रही है। दोनों ही दिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों से एसआईआर का विरोध करने वालों को कुछ न कुछ निराशा ही हाथ लगी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से चुनाव के बहिष्कार की बात दोहरा दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता का मूड समझकर बहिष्कार पर निर्णय लेंगे। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर सत्ता पक्ष ने तीखा हमला बोला है। इस रिपोर्ट में देखिए। इस पे भी हम लोग विचार कर सकते, ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये डरा हुआ एक मैदान से भागने वाला खिलाड़ी है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट रिवीजन पर विवाद गहराता जा रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार तक एसआईआर पर सियासत गरमाई हुई है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में पारदर्शिता को लेकर निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए। तेजस्वी ने एक बार फिर से दोहराया कि बिहार चुनाव के बहिष्कार का विकल्प खुला हुआ है। जब
खुल्लम खुल्ला बेईमानी ही होगी तो चुनाव का बाइकॉट करने पर विचार करेंगे। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पे भी हम लोग विचार कर सकते हैं। ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये तो बात हमने पहले भी बोला है और बार बार हम इस बात को भी कह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अगर बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा तो राजनीति को नया मोड़ मिल सकता है। तेजस्वी के इस ऐलान के बाद सत्ताधारी दल जमकर निशाना साध रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी के बहिष्कार वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि जिन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, वही लोग चुनाव मैदान में भागने की सोच सकते हैं। इसकी मंशा साफ झलक रहा है कि इनका खुद जमानत जब्त होने वाला है। ये डरा हुआ एक मैदान से भागने वाला खिलाड़ी है। खेल के क्षेत्र में भी भागा है, अब चुनाव के क्षेत्र में भी भागने की तैयारी कर रहा है। चुनाव बहिष्कार के मुद्दे पर बीजेपी का दावा है कि संविधान पर भरोसा नहीं रखने वालों को जनता सबक सिखाएगी। तेजस्वी के बयान के बाद हर किसी की निगाहें इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों पर टिकी हुई है। चुनाव में बेईमानी की आशंका और बाइकॉट के बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस तरह की धांधली करनी तो फिर चुनाव क्यों करवाना? चुनाव मत करवाइए, तानाशाही घोषित कर दीजिए, सैन्य शासन कायम कर दीजिए। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, आप अपने पिता के कुकर्मों से, किए हुए भ्रष्टाचार से, घोटालों से, अपराध से डर करके चुनाव लड़ने से आप भाग रहे हैं और आपका मन जो है वो चुनाव लड़ने का नहीं है। चूंकि आप जान रहे हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार जो है आज तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास खो देता है वही व्यक्ति इस प्रकार की धमकी देता है, चुनाव बहिष्कार की घोषणा का ऐलान करता है। तेजस्वी यादव ने ये बात पहली बार नहीं कही है। बार बार तेजस्वी बिहार चुनाव के बहिष्कार की बात दोहरा रहे हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि समय पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी आयोग की है। ऐसे में कोई राजनीतिक दल बहिष्कार का फैसला करता है तो इस फैसले से सिर्फ उस दल की सियासी रणनीति प्रभावित होती है, न कि चुनाव की प्रक्रिया। ऐसे में देखना होगा कि तेजस्वी यादव का फाइनल फैसला क्या होता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं सासाराम में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर से कहा कि बिहार का अगला सीएम जनता तय करेगी, एमएलए तय करेंगे। अब बीजेपी और जेडीयू के नेता इसे महागठबंधन की खटपट का नतीजा बता रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को तेजस्वी के नेतृत्व पर भरोसा क्यों नहीं। राहुल गांधी के करीबी और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर महागठबंधन में सीएम फेस के सवाल पर कुछ ऐसा जवाब दे दिया जिसने बिहार की राजनीति को गर्मा दिया है। पहले कृष्णा अल्लावरू का बयान सुनिए, फिर सियासी बहस भी आपको सुनाएंगे। मंत्री का चेहरा कौन रहेगा सर? बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार बिहार की जनता को है, बिहार के एमएलए को है। जो वो चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। कृष्णा अल्लावरू से सवाल हुआ कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, तो उन्होंने नाम लेने की बजाय फिर वही जवाब दोहराया कि सीएम बिहार की जनता तय करेगी और एमएलए तय करेंगे। कांग्रेस प्रभारी के बयान पर नई बहस छिड़ गई है। अल्लावरू का यह बयान महागठबंधन की नेतृत्वहीनता और हताशा को दर्शाता है। वो हार के भय से भयभीत है। बीजेपी और जेडीयू के नेता इस बयान को महागठबंधन की खटपट का नतीजा बताते हुए पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को तेजस्वी के चेहरे से इतनी दिक्कत क्यों है। और आप इस तरह का बयान देकर मान्यवर तेजस्वी यादव जी का ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं? वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का साफ कहना है कि तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। देखिए, इंडिया महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में जाएगी। देखिए, कोई पहला मौका नहीं है जब बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सीएम फेस पर ऐसा बयान दिया।
एक और आरजेडी के नेता खुलकर कहते हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। दूसरी ओर कृष्णा अल्लावरू बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि चेहरे पर अभी कोई बात नहीं हुई, ये सब चुनाव के बाद तय होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन बिना चेहरे के चुनाव में उतरने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते हैं, जहां दल सिंह सराय थाना क्षेत्र में कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर ऋचा कुमारी टीम के साथ गोलाघाट में एक केस के सिलसिले में जांच करने पहुंची थी। पुलिस के पहुंचते ही लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया और पुलिस का विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस के साथ आरोपी पक्ष और ग्रामीणों ने हाथापाई शुरू कर दी। हालांकि ग्रामीणों ने भी पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। पूरी घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो वीडियो भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज ये बड़ा हमला पुलिस की टीम पर किया गया। हालांकि ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने भी मारपीट की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोग मानने को तैयार नहीं थे। और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। मुकेश, क्या है ये पूरा मामला? ये दल सिंह सराय थाना क्षेत्र का मामला है। एक मामला पुलिस के पास आया था, उसी में आरोपी के यहाँ जांच में केस के जांच में पुलिस की टीम पहुंची थी महिला दरोगा के नेतृत्व में, और वहां पे जैसे ही टीम पहुंची लोग आक्रोशित हो गए, पुलिस से उलझ गए। इस दौरान हाथापाई की भी नौबत आ गई, जिसके बाद ग्रामीणों से काफी नोकझोंक हुआ और हाथापाई भी हुई, जो तस्वीर में भी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई है। 5 से 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक पुलिस की तरफ से कुछ भी बयान नहीं आया है। क्या मामला था ये भी पुलिस के द्वारा अभी तक नहीं बताया गया। जी मुकेश, क्या इसमें किसी के घायल होने की भी खबर है? जी, यहाँ पे जहाँ पे पुलिस गई थी तो वहाँ पे ग्रामीण और आरोपी पक्ष के जो लोग हैं उनके द्वारा पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया जरूर गया है, लेकिन कोई उस तरह की गंभीर रूप से कोई घायल नहीं है। हल्की फुल्की चोटें लोगों को। ठीक है, चलिए मुकेश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। मोतिहारी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां रक्सौल में एसएसबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 3 मुस्लिम मानव तस्कर गिरफ्तार किए गए। हिंदू नाबालिग लड़की को नेपाल ले जाकर बेचने के फिराक में ये तीनों तस्कर थे, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एसएसबी ने लड़की को मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाया है। आरोपी का नाम मोहम्मद फरहान, मोहम्मद राजा आलम और मोहम्मद नजरे आलम बताया जा रहा है। एसएसबी ने लड़की से पूछताछ की तो उसने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए उसकी दोस्ती हुई और आरोपी ने नेपाल घूमने का उसे झांसा दिया था। नेपाल में एक होटल में सभी ठहरने वाले थे और 2 दिन बाद देहरादून ले जाने की प्लानिंग थी। वहीं लड़की के पिता ने पटना में लड़की के गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार मोतिहारी में मुस्लिम मानव तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि सभी का पैटर्न एक ही जैसा है। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों से दोस्ती करते हैं, फिर नेपाल ले जाकर बेचने की प्लानिंग करते हैं। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इनके निशाने पर हिंदू लड़कियां हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई एसएसबी की तरफ से की गई है। लड़के नेपाल ले जा रहे थे, कहीं ना कहीं ये लड़के मानव तस्कर से जुड़े हुए हो सकते हैं। काम लगातार जारी है। बॉर्डर एरिया में कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन के नाम पर बच्चियों को बहाला फुसला करके बाहर ले जाकर बेचने का काम बहुत तेजी से शुरू हुआ है। इसे रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। और न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या संख्या बताई जा रही है लड़कियों की जिसका रेस्क्यू किया गया है और कब से ये सब कुछ चल रहा था? देखिए, आज 3 मुस्लिम मानव तस्कर को एसएसबी की टीम ने गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग लड़की को वो रक्सौल ले जाने के फिराक में थे। रक्सौल से नेपाल ले जाने के फिराक में थे और नेपाल से फिर उसको देहरादून उसको बेचने वाले थे। एसएसबी ने तीनों मानव तस्कर को पकड़ा है और ये नया नहीं है। इससे पहले भी जो है 30 तारीख को डॉक्टर सागिर अली को एसएसबी ने गिरफ्तार किया था। फिर 27 को 3 जो है मानव तस्कर को गिरफ्तार किया गया था। 22 तारीख को भी धीरेन्द्र आलम को गिरफ्तार किया गया था। तो नाम बदलकर जो है नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर उनको नेपाल ले जाकर उसको बेचने का काम करते थे। देखिए, ये इलाका जो है भारत नेपाल सीमा का जो इलाका है, इन इलाकों में मानव तस्करों की संख्याओं में लगातार इजाफा हुआ है।
और इसी कड़ी में आज 3 जो मुस्लिम मानव तस्कर हैं, एक हिंदू नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर सोशल मीडिया के माध्यम से उससे दोस्ती की और उसके बाद उसको नेपाल ले जाकर उसको बेचने के फिराक में थे। पटना की ये लड़की है, नाबालिग है, उसके पिता ने पटना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है और एसएसबी की टीम जब इन तीनों मानव तस्करों को पकड़ी और जब पूरी काउंसलिंग की गई, पूरी पूछताछ की गई, तो ये जानकारी मिली कि ये लोग नेपाल जाने वाले थे, वहाँ होटल में ठहरने वाले थे और फिर 2 दिन बाद उनको देहरादून ले जाकर इसको बेचने वाले थे। तो लगातार मानव तस्करों की संख्या में इजाफा हुआ है, घटनाएं काफी बड़ी है और वैसी स्थिति में वहाँ धन प्रदर्शन कराकर उसके साथ शादी विवाह करना हो या उनको बेचना हो, ये भी इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पूरे मामले की जांच हो रही है। हरियर थाने को तीनों मानव तस्करों को पकड़कर एसएसबी ने सौंप दिया है और लड़की को जो है सुधार गृह जो है वो भेजा गया है। लगातार इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहे हैं। ठीक है अवनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, बिहार के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती और बूढ़ी गंडक नदियां उफान पर है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ को लेकर सीएम नीतीश कुमार भी बेहद गंभीर हैं। सीएम ने अपने आवास पर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर हालात की समीक्षा ली है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में लगातार बारिश के कारण गंगा समेत कई नदियां खतरे के लाल निशान को पार कर चुकी हैं। 12 जिले के 15 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुंगेर में बाढ़ से हालात खराब हैं। बाढ़ के कारण 2.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बांका शंभूगंज प्रखंड में बारिश के कारण बड़ी तबाही मची। कुरमा तेलडीहा मंदिर मार्ग बाढ़ के पानी में बह गया है, जिससे शक्तिपीठ तेलडीहा मंदिर तक भक्तों और रास्ते से गुजरने वालों को परेशानी बढ़ गई है। भागलपुर के सबौर प्रखंड के ममलखा गांव में गंगा का विकराल रूप देखा जा रहा है। गांव की सड़क पर 2 से 3 फीट पानी अभी भी बह रहा है। घरों में पानी घुस जाने के कारण ग्रामीण छत पर रहने को मजबूर हैं। बहुत दिक्कत है, पानी आ गया है, कटा हो रहा है, कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं है। गार्जियन यहाँ नहीं है, महिला सब यहाँ है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, बच्चा का तबीयत खराब है। पन्नी कहाँ से लाए? पन्नी देना रहा है, अभी पन्नी बहुत दिन का है, खरीद के लाए हैं, टोंग के रह रहे हैं। रात में भी यही रहते हैं। तब कहाँ जाएंगे, घर में इतना पानी है। खगड़िया के 4 प्रखंड के 19 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ पीड़ितों की सहायता को लेकर प्रशासन की तरफ से कम्युनिटी किचन भी चलाया जा रहा है। चावल दाल खाना मिल रहा है दोनों टाइम, दूध भी दे रहा है, लाइट बिजली भी है, सब है। हाँ डॉक्टर भी है, दवाई उवाई दे रहा है, मैं परेशानी नहीं है। खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, दवा भी यहाँ चालू है, कोई चीज का दिक्कत नहीं है। पटना में भी लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। नदी के जलस्तर को देखते हुए नाव के परिचालन पर भी रोक है। सीएम नीतीश कुमार भी बाढ़ को लेकर संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर हालात की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जाना और राहत शिविर, शरणार्थियों की संख्या, सामुदायिक रसोई की संख्या के बारे में जानकारी दी। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही राहत कार्यों में तेजी लाने के आदेश भी दिए गए हैं। पटना से विनीता मिश्रा और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 30 एजेंडे पर मुहर लगी है। 5 नए औद्योगिक क्षेत्र के गठन का फैसला किया गया है। इसके लिए बेगूसराय में 991 एकड़ भूमि का अधिग्रहण, बख्तियारपुर में 500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण और सिवान के मैरवा में 167 एकड़ भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति हुई है। सहरसा के बनगांव में 420 भूमि का अधिग्रहण और मधेपुरा में ग्वालपाड़ा में 548 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा। इसके साथ ही कैबिनेट से योजना के लिए 3 अरब से अधिक राशि की स्वीकृति की गई है। तो आज 30 एजेंडे पर मुहर लगी है। तो नीतीश कैबिनेट की आज ये बड़ी बैठक हुई जिसमें 30 एजेंडों पर मुहर लगी है और इसमें सबसे खास बात यह है कि अब लोगों को सरकार और भी बड़े तोहफे देने जा रही है।
मंत्रिपरिषद में 30 एजेंडों पर निर्णय हुआ है, 30। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं उसमें 6 औद्योगिक क्षेत्र के बारे में निर्णय लिए गए हैं। इसमें 5 नए औद्योगिक क्षेत्र गठन का निर्णय लिया गया है और एक पुराना जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका विकास का है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अमृतसर कोलकाता और औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना, ये पुरानी परियोजना है, ये डोबी के पास है, के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC डोबी गया के भौगोलिक क्षेत्र विस्तार हेतु वन भूमि के समतुल्य रैयती एवं अनाबाद बिहार सरकार के सर्वेक्षित भूमि अंचल मोहनपुर के विभिन्न मौजा 700 एकड़ तथा अंचल फतेहपुर के विभिन्न मौजा में 600 एकड़ अर्थात कुल समेकित भूमि रकबा 1300 एकड़ का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें 4 अरब 16 करोड़ व्यय होंगे। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में 30 एजेंडों पर आज मुहर लगी है। आज जो कैबिनेट की बैठक थी यह विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। दरअसल सरकार ने बिहार में 5 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को और गठन को अपनी मंजूरी दी है और निश्चित तौर पर बिहार कैबिनेट का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ठीक हमारे पीछे कैबिनेट सचिवालय है जहां पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई है। जो फैसला लिया गया है उसमें बेगूसराय, पटना जिले के बख्तियारपुर में, इसके अलावा जो मधेपुरा है उसके औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, सीवान में भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने करोड़ों करोड़ रुपए की राशि जो है वो स्वीकृत की है। और निश्चित तौर पर ये जो फैसला है काफी महत्वपूर्ण फैसला है। देखिए यही आज कैबिनेट में जो मुहर लगी है उसकी कॉपी न्यूज 18 के पास है। मिहिर कुमार सिंह जो अपर मुख्य सचिव है उद्योग विभाग, उनका सिग्नेचर भी है और इस पर एक विकास परक जो एजेंडा था उसको सरकार ने अपनी मुहर लगाई है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण एजेंडे थे उसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो सेनानी थे, जेपी सेनानी, उनका भी जो पहले सम्मान पेंशन मिलता था 7500 रुपये यानी 7500 रुपये से बढ़ाकर 15000 कर दिया गया है और जिनको 15000 मिलता था उनको 30000 कर दिया गया है। तो 7500 उन्हें मिलता था जो 6 महीने तक जेल में थे और 6 महीने से जो ऊपर थे उनको पहले 15000 मिलता था जो अब 30000 रुपये मिलेगा। तो एक महत्वपूर्ण फैसला ये BLO को लेकर भी सरकार ने फैसला लिया है और BLO को 10,000 की जगह 14,000 और जो BLO सुपरवाइजर है उन्हें 15,000 की जगह 18,000 मिलेगा। एक और जो महत्वपूर्ण फैसला है, गया जी जो पर्यटक स्थल है वहां के हवाई अड्डा के विस्तार के लिए सरकार ने 137 करोड़ 17 लाख 16 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। आज की बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी, खासकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी बिहार में अब तक की सबसे बड़ी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण और चुनाव चोरी के आरोप को लेकर 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। 16 दिनों के बिहार दौरे पर राहुल गांधी शाहबाद से सीमांचल और मगध से मिथिलांचल की यात्रा करेंगे। 17 अगस्त को रोहतास से यात्रा की शुरुआत होगी और इसे लेकर सासाराम में इंडिया अलायंस के नेताओं ने मीटिंग भी की है। गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू शामिल हुए। यात्रा में तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव जी भी है, पूरा महागठबंधन का पूरा नेतागण इधर से शुरू करेंगे। SIR वापस लेने के लिए बहुत शानदार प्रोग्राम। तो कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस बार चुनाव में जनता जवाब देगी। घूमने पर किसने मना किया है? घूमे। देखिए सारी समस्या बहुत सीधी है। अगर राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? वो लड़ते हैं और बार बार हारते हैं। अभी फिर आ रहे हैं, फिर हारेंगे। और तेजस्वी यादव तो उनको जो अखिलेश यादव तेजस्वी यादव पर लड़ेंगे। आइए, जनता आपका बिहार के चुनाव में पूरा जवाब देगी।
बढ़ते हैं आगे और देखिए कहा भी ये जा रहा है बीजेपी की तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं और पलटवार कांग्रेस पर किया जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बिहार में सियासी पारा गरमाया हुआ है। बढ़ेंगे आगे। पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं और पीएम मोदी 22 अगस्त को गया जी आएंगे। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। इसके साथ ही कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारी को लेकर एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने मीटिंग की है। एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी के दौरे को ऐतिहासिक होने का दावा किया। पीएम मोदी 11 साल के कार्यकाल में 55वीं बार बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। गया जी के सभी लोगों ने इस बात से आश्वस्त किया एक ऐतिहासिक सभा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गया जी के धरती पर होगा। प्रधानमंत्री जी 55वीं बार 11 साल के कार्यकाल में बिहार आ रहे हैं। 50 + 5 55वीं बार आ रहे हैं बिहार, और इधर एक साल में 7वीं बार प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है। गया जी की धरती से बिहार के लिए सौगात भी लेकर आएंगे। और इस बीच आपको बड़ी खबर पटना से बताते हैं। पटना एम्स में चयनित 2 डॉक्टरों पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। फर्जी प्रमाण पत्र पर चयन से जुड़े मामले हैं जिसमें सीबीआई ने एफआईआर किया है। कुमार हर्षित राज और कुमार सिद्धार्थ का चयन हुआ था। तत्कालीन विभागाध्यक्ष डॉक्टर बिंदे कुमार और रेडियोलॉजी के डीन डॉक्टर प्रेम के ये दोनों बेटे हैं। दोनों चयनित अभ्यर्थी दानापुर के अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार की शिकायत पर सीबीआई ने दर्ज किया है। पटना सदर एसडीओ के जाली प्रमाण पत्र पर चयन का आरोप है। जांच का जिम्मा सीबीआई के डीएसपी सुरेंद्र देपावत को सौंपी गई है। तो पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। पटना एम्स में चयनित 2 डॉक्टर के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है। कुमार सिद्धार्थ पर एफआईआर दर्ज किया गया है। कैमूर में मशाल प्रतियोगिता के दौरान बच्चों में जबरदस्त विवाद हो गया। जीतने वाली टीम के बच्चों का आरोप है कि हारने वाली टीम के बच्चों ने दौड़ाकर उनके साथ मारपीट की। दरअसल ये मशाल प्रतियोगिता दुर्गावती और रामपुर प्रखंड के बीच हुई थी, जिसके बाद विवाद हुआ। स्थानीय लोग इसे प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। और आगे देखिए जोहार झारखंड। पर आर पार सुप्रीम कोर्ट में ईसी पास। सबसे बड़ी अदालत की टिप्पणी, वोटर फ्रेंडली है एसआईआर। एसआईआर पर विपक्ष का तर्क बेअसर। देखिए आज रात 7:50 पर बहस बिहार की।